ये बात है वर्ष 2016 की, जब प्रधानमंत्री मोदी की मां का स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। और मुझे इस बात की जानकारी मिली कि उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में भर्ती है। शिष्टाचार के नाते मैंने उनके घर पर फोन किया और उनके घर में जिसने भी जो उनका स्टाफ है उन्होंने फ़ोन उठाया। और जाहिर है, जब आप प्रधानमंत्री के घर पर या दफ्तर पर कभी कहीं फ़ोन करते हैं तो वो पूछते हैं कि फ़ोन का प्रयोजन क्या है, क्या काम है। तो मैंने उनसे कहा काम कुछ नहीं है, आपकी मदर के बारे में, मुझे प्रधानमंत्री की मदर के स्वास्थ्य के बारे में पता चला तो मैंने उन्हें कॉल किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम मैसेज दे देंगे। उसके बाद अगले दिन दोपहर को प्रधानमंत्री मोदी का फ़ोन आया और मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने देखा। और उनके स्टाफ में किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री आपसे बात करेंगे। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ, मुझे पता चला कि आपने कॉल किया था। और उन्होंने कहा कि उनकी जो आखिरी जो ब्रीफिंग होती है वो रात में 12 बजे होती है और 12 बजे किसी ने बताया उनको कि मैंने कॉल किया था और मैं उनकी माताजी के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा था। उसके बाद उन्होंने अगले दिन सुबह अपने घर फ़ोन किया गांधीनगर में, अपने भाई से बात की और प्रधानमंत्री मोदी ने फिर मुझे बताया कि आपके ज़रिए मुझे पता चला कि माताजी की तबीयत ठीक नहीं है। और मैंने सुबह सुबह फ़ोन किया और अपनी माताजी से बात की। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि प्रधानमंत्री जब अपनी माताजी के बारे में बता रहे थे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई प्रधानमंत्री या कोई इतना बड़ा नेता बात कर रहा है। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली का एक आम जो बेटा होता है वो अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है। और अपनी माँ के बारे में बात करते 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 वो काफ़ी भावुक हो गए और बहुत देर तक अपनी माँ के बारे में मुझे बताते रहे। और क्या बताया उन्होंने, देखिए। उन्होंने कहा कि मैंने मेरी माताजी को फ़ोन किया और मैंने उनसे उनका हालचाल पूछा तो मेरी माताजी ने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उन्होंने मुझे फिर ये बताया कि कल उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और उनके भाई ने 108 नंबर पर फ़ोन किया, जो कि गुजरात में एम्बुलेंस का नंबर होता है 108 नंबर पर फ़ोन करने के बाद एक सरकारी एम्बुलेंस आ गई और उस एम्बुलेंस में उनकी माताजी को गांधीनगर में जो सरकारी अस्पताल है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर ले जाया गया और उन्होंने उन्हें 3-4 घंटे आईसीयू में भी रखा और बाद में शाम को छुट्टी दे दी और वो वापस आ गई। और फिर प्रधानमंत्री ने अगले दिन सुबह उनसे बात की और वो कहने लगे कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं और आप दिल्ली में अपने काम पर ध्यान लगाइए, मुझे अभी कुछ नहीं होने वाला, मैं अभी और 100 साल तक जीऊंगी। ये सब मुझे प्रधानमंत्री ने बताया कि, और वो लगातार बताते रहे अपनी माताजी के बारे में कि वो कैसे बात करती हैं। उन्होंने मुझे कई नई चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जैसे उनकी माताजी के अब नए बाल आ रहे हैं, काले बाल आ रहे हैं, उनके नए दांत आ रहे हैं और ये सब वो बहुत एक बच्चे की तरह एक्साइटमेंट में बता रहे थे। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि सर, आप इतने बड़े आदमी हैं, आपकी मदर या आपके परिवार में कोई भी अगर बीमार हो तो आप तो एयर एम्बुलेंस से कहीं पर भी किसी भी बड़े अस्पताल में उनका इलाज करा सकते हैं, लेकिन ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि आपकी माँ की जब तबीयत खराब हुई तो उन्हें 108 नंबर के एम्बुलेंस में वैसे ही ले जाया गया जैसे किसी भी भारत के नागरिक को या आम आदमी को ले जाया जाता है और उन्हें ऐसे ही किसी सरकारी सिविल अस्पताल में ही उनका इलाज हुआ जैसे किसी भी आम नागरिक का होता है। तो ये जो सादगी है देखकर मैं बड़ा प्रभावित हुआ उससे। और तब प्रधानमंत्री ने बताया कि उनके घर में अभी सब कुछ जो तौर तरीके हैं वो सब वैसे ही हैं जो जैसे किसी भी भारत के मध्यम वर्गीय परिवार में होते हैं। और आज भी उनकी मदर जब बीमार होती हैं या उनके घर में किसी परिवार को और कोई काम होता है तो वो ऐसे ही जाते हैं जैसे किसी आम नागरिक के घर में ये काम होते हैं। ऐसे ही ऑटो रिक्शा में उनके परिवार के कई सदस्य सफ़र करते हैं। और ये सारी बातें मैं सुन रहा था और ये लंबी बात हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी मदर के बारे में, अपनी माताजी के बारे में बात करते हुए इतने प्रसन्न और भावुक दिख रहे थे, बहुत एक्साइटेड दिख रहे थे। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कभी अपनी माताजी को दिल्ली लाने के बारे में सोचते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा है लेकिन वो आएंगी नहीं क्योंकि उनका दिल्ली में दिल नहीं लगेगा। फिर मैंने उनसे कहा कि क्या आप कभी उन्हें लाए हैं अपने घर पर, क्या उन्होंने कभी देखा है कि उनका बेटा कहाँ रहता है? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मैं अभी तक नहीं लाया हूँ, जबकि 2016 की बात है। तो मैंने उन्हें कहा कि आपको एक बार अपनी माताजी को ज़रूर दिल्ली लाना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री और उनका बेटा कहाँ रहता है, उसका घर कैसा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा अच्छा सुझाव है, इसके बारे में सोचूंगा। और कुछ महीनों के बाद प्रधानमंत्री के दफ्तर से
मुझे ये फोटो मिली जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा रहे थे। ये फोटो आई उनके दफ्तर से और इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री वाकई अपनी माताजी को घर लेकर आए और उन्होंने अपना पूरा घर, उन्हें इस व्हील चेयर पर बैठाकर पूरा घर दिखाया, उनके साथ कुछ समय उन्होंने स्पेंड किया। तो आप यहां देख पाएंगे कि एक मां और बेटे का जो रिश्ता है उसमें प्रधानमंत्री या इतना बड़ा नेता बीच में नहीं आया। वैसा ही रिश्ता है जैसा हमारे आम परिवारों में किसी भी मां और बेटे का रिश्ता होता है। जब हमारे देश में ओबी वैन्स जो आप देखते हैं, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है ओबी वैन का, वो है आउटसाइड ब्रॉडकास्टिंग वैन, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन। इसीलिए इसे ओबी वैन कहा जाता है क्योंकि ये आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन होती है। बाहर से भी इससे ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है, जिसकी मदद से तमाम 24 घंटे के टीवी न्यूज चैनल बाहर से लाइव रिपोर्टिंग करते हैं, खबरों का प्रसारण करते हैं। और ये उस जमाने की बात है, शायद 1997 के आसपास की। तब प्रधानमंत्री मोदी ऐसे दिखते थे जैसे आपकी स्क्रीन पर है। और ओबी वैन का जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल नई आई थी। और ओबी वैन एक ऐसी आप मान लीजिए एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था कि सब लोग हैरान होते थे कि ये क्या नई चीज आ गई। उससे पहले टीवी स्टूडियोज में जो डिबेट्स होते थे, जो बहस होती थी, जो इंटरव्यूज होते थे, वो तमाम इसी फॉर्मेट पर होते थे कि जिसका भी इंटरव्यू करना है या जो भी डिबेट होना है उसमें सारे लोग स्टूडियो में आकर ही बात करेंगे, क्योंकि बाहर से प्रसारण हो नहीं सकता था। तो सारे बड़े नेता, चाहे वो कोई भी हो, सब स्टूडियो ही आया करते थे। लेकिन जब ओबी वैन आ गई तो बहुत जो बड़े बड़े नेता थे वो स्टूडियो आने से कतराने लगे। उन्होंने कहना शुरू किया कि अब हमारे पास समय नहीं है स्टूडियो आने का, आप हमारे घर पर ही ओबी वैन भेज दीजिए ताकि मैं घर से ही आपके कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकूं। क्योंकि ओबी वैन बहुत कम थी संख्या में उस समय, तो जो बहुत बड़े बड़े नेता हुआ करते थे सिर्फ उन्हीं के घर पर ओबी वैन जाती थी। और ये भी एक तरीके का स्टेटस सिंबल बन गया था। नेता कहा करते थे कि अब हमारे घर तो ओबी वैन आ जाती है, हम वहीं से कर देते हैं। और ये ओबी वैन सबके घरों में नहीं जाती थी। उस दौरान मुझे एक कार्यक्रम करना था जिसमें मैं चाहता था कि नरेंद्र मोदी हमारे कार्यक्रम में शामिल हों। उस समय नरेंद्र मोदी बीजेपी में थे, किसी संवैधानिक पद पर नहीं थे, लेकिन स्टूडियो में आया करते थे एक स्पोक्स पर्सन के तौर पर और बीजेपी के एक पदाधिकारी के तौर पर। तब वो आते थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप आज शाम को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए स्टूडियो आएंगे। उन्होंने कहा आज मैं व्यस्त हूं, आज नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, अगर आप नहीं आ पाएंगे तो हम ओबी वैन भेज देते हैं आपके घर पर। तो उन्होंने कहा कि मुझे ओबी वैन पर नहीं आना है और ओबी वैन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो अनुभव और जो परफॉर्मेंस मेरी स्टूडियो में हो सकती है वो ओबी वैन पर नहीं होगी। क्योंकि ओबी वैन में मैं बहुत दूर बैठा हुआ हूं, मैं नहीं जान पाऊंगा कि आपके स्टूडियो में क्या चल रहा है, मैं आपको देख भी नहीं पाऊंगा, हमारा आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगा। और स्टूडियो में जो लोग हैं वो कंट्रोल में रहते हैं और जो दूर बैठा हुआ है रिमोट लोकेशन पर, उसकी बात कई बार खो जाती है। तो मैं आऊंगा तो स्टूडियो में ही आऊंगा, मुझे ओबी वैन नहीं चाहिए। उस समय वो अकेले नेता थे जिसने ये कहा कि मैं ओबी वैन नहीं लूंगा, मैं स्टूडियो ही आऊंगा, चाहे मुझे ज्यादा समय लग जाए। तो यानी उस समय भी उनकी जो सोच थी वो काफी अलग थी।